वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल आर कोचिंग सेंटर। चलिए आज मैं आपको फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हमारी संख्या प्रति जो चैप्टर चल रहा था वो क्या हो गया, खत्म हो चुका है। अब हम लोग करेंगे आगे बहुपद, अलजेब्रा हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बीजगणित। ठीक है, बीजगणित जिसे अलजेब्रा बोलते हैं। अब उसका ही एक पार्ट हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद, ठीक है, बहुपद। तो पहले बहुपद के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि बहुपद की कंडीशंस क्या है, किसे हम बहुपद कर सकते हैं, कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, ठीक है, किस किस तरह के बहुपद होते हैं, मतलब टाइप ऑफ बहुपद पढ़ लेंगे हम लोग। बहुपद किसे कहेंगे ये कंडीशन पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने किताबी क्वेश्चंस पे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुपद, अब मैं पहले ये बता दूं, अगर बीजगणित है, ये क्या है? बीजगणित, अलजेब्रा है। तो बीजगणित होते किसे करते हैं? उसमें दो कंडीशन होते हैं, ठीक है। एक होते हैं चर और दूसरा होता है अचर। एक चर और दूसरा अचर, जब दोनों को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? बीज समीकरण, बीजीय समीकरण, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, अचर किसे बोलेंगे? संख्याओं को क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। संख्या मतलब नंबर्स को अचर बोलेंगे, नंबर्स को अचर बोलेंगे। लेकिन उसी तरफ चलेंगे अल्फाबेट मतलब ए बी सी डी, हम लोग लेटर्स को क्या बोलेंगे? तो लेटर्स को बोलेंगे चर, ठीक है, चर बोलेंगे। जिसमें क्या था हमारा एक्स वाई जेड ये सब भी आती है, ठीक है। तो ज्यादा हम लोगों ने पढ़ा है कि 2x 3x ऐसे करके 3y जो भी है हमने इस तरह का पढ़ रखा है। तो अगर इसके बराबर मैंने लगा दी 0, तो ये हमारा क्या हो गया? देखिए अगर बराबर के बाद कोई भी संख्या लगा दी जाती है तो वो हो जाती है हमारा समीकरण। अगर कोई मैंने लिखा जैसे 2x प्लस 3y और इसके बाद मैंने लगाया बराबर 0, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा समीकरण हो गया, ठीक है। अगर मैंने लिखा 2x प्लस 3, चलिए ये मैं कहूँगा कि ये बहुपद है। तो इसके लिए कुछ तो कंडीशंस होने चाहिए कि बहुपद है कैसे, कैसे पहचानेंगे, कैसे। चलिए तो कैसे पहचानेंगे बहुपद है या नहीं? तो पहले मैंने क्या कहा कि चर और अचर को मिलाते हैं क्या बन जाता है? हमारा बीजीय समीकरण बनता है। तो ये हमारा बीजीय समीकरण है या नहीं? बिल्कुल है। तो बहुपद की कंडीशंस क्या है कि जो इसमें चर वाला कंडीशन है, चर वाला जो दिया हुआ मान, जिसका चर में दिख, हम लोग चर में लिखा है जैसे 2x या कुछ भी नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। 2x मैंने लिखा, ठीक है। इसके साथ क्या लगा हुआ? चर तो लगा हुआ है ना, चर और अचर मिल के ही बना हुआ है। इसमें चर जो है उस पे घात करता है। बहुपद होने का कंडीशन है कि चर के घात पे क्या लिखेंगे? कि चर के घात पे पूर्ण संख्या हो। चर के घात पे कैसी संख्या हो? पूर्ण संख्या हो, मतलब इसके ऊपर जो होगा वो कैसा होगा? पूर्ण संख्या होना चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? अगर बहुपद है तो उसको कैसे पहचानेंगे? तो बहुपद के पहचानने के क्रम में क्या कर सकते हैं हम कि जो हमारा समीकरण दिया हुआ रहेगा, अगर उसके ऊपर में घात के रूप में अगर पूर्ण संख्या होती है तो उसे क्या हम लोग कहेंगे? बहुपद कहेंगे। चलिए अब पूर्ण संख्या होती क्या है? मैंने पिछले क्लास में बताया है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। जो नए बच्चे हैं उनको भी मालूम हो कि ये पूर्ण संख्या है क्या। तो मैं एक बार से बोल देता हूँ, जिसमें कहूँ कि अगर गिनती की संख्या में, अगर गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर दी जाए तो वैसी संख्या, जो बनने वाली संख्या है वैसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या कहेंगे। कोई दिक्कत? अगर मैं क्या लिख सकता हूँ इसे? 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, आप जितना लिख सकते हो लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। मैंने क्या कहा कि अगर 0 से स्टार्ट हो रही है संख्या, 0 से स्टार्ट हो रही है गिनती की संख्या, तो वैसी संख्या को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। और बहुपद क्या कह रहा है कि बहुपद कह रहा है कि मेरे जो समीकरण दिए हुए हैं उस पे घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? 2x, मैं इसे मिटा रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा 2x। अच्छा बताइए x पे पावर कितना होगा? जब कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है तो उसका मतलब उस पे क्या होता है? 1 की घात होती ही है।
तो एक कैसी संख्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एक हमारा पूर्ण संख्या है या नहीं है? एक हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा बहुपद है। अब देखिए कंडीशंस, हमने बहुपद तो पढ़ लिए कि बहुपद कहते किसे हैं, लेकिन अब बहुपद किस किस तरह के हो सकते हैं, मतलब कितने टाइप्स के हो सकते हैं। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ। बहुपद देखिए दो तरह से, एक घातीय होगी और एक पदीय होगी। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे घातीय, घातीय कैसे लिखेंगे। चलिए जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3y, मैंने क्या लिखा 2x प्लस 3y। अगर मैं y ना भी लूँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2x प्लस 3y मैंने ये लिखा है, कोई दिक्कत है आप लोगों को इसमें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बराबर को हटा देते हैं, ठीक है। ये मैंने सिर्फ बहुपद लिखा है कि 2x प्लस 3 है हमारा, ये बतानी है तो कौन सी बहुपद होगी। तो पहली बात, इसके पावर में कितना होगा, कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। या तो पावर नहीं भी लिखा हुआ रहता है तो उसके पावर कितने होते हैं, उस पे 1 होते हैं। अगर पावर 1 होगा, देखिए मैं लिख रहा हूं, अगर बहुपद में घात की संख्या 1 है, समझ में आ रही? अगर बहुपद में घात की संख्या 1 है, या तो ऐसे लिखे कि एक घात वाली बहुपद को, एक घात वाले बहुपद को रैखिक, मैं लिख देता हूं, रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या लिखा मैंने कि जिस बहुपद में घात 1 होगा, ठीक है, सबसे बड़ा घात। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, कंफ्यूज नहीं होइएगा, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 2x² प्लस 3y प्लस 2 करता हूँ, कोई दिक्कत है आपको? दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी मिस्टेक हो गई। चलिए मैं लिखा क्या कि 2x², मैंने क्या लिखा 2x² प्लस 3y प्लस 2। क्या लिखा मैंने 2x² प्लस 3y प्लस 2। मैं इसे बार बार रिपीट क्यों पढ़ रहा हूँ, तो आप भी समझिएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है 2x², क्या है इसमें स्क्वायर, मतलब घात की संख्या कितनी, 2। लेकिन इसमें तो y भी है, और y की घात की संख्या कितनी, ये तो x की है ना, x की घात, y की घात कितनी दी हुई है, 1 दिख रही है आपको। चलिए y की घात कितना है, 1 है, और x की घात कितना है, 2 है। अब बताइए यह बहुपद कौन सा बहुपद होगा, रैखिक होगा या और कोई नाम हो सकता है इसका? थोड़ा कंफ्यूजन लगा ना। चलिए लेकिन जब घात जो बड़ा घात होगा, नाम उसी के अकॉर्डिंग चली जाएगी। जिस घात की संख्या ज्यादा होगी, नाम उसी के अनुसार हम लोग रख देंगे। जैसे यहाँ कितना है घात, अधिकतम घात कितना, 2 है। 2 होने के कारण इस बहुपद का नाम हम लोग लिखेंगे द्विघातीय। क्या लिखेंगे नाम, द्विघातीय बहुपद। कोई दिक्कत आप लोगों को? द्विघातीय बहुपद अब क्लियर हो गई होगी। रैखिक, देखिए इनका इसका नाम रैखिक और एक घातीय बहुपद भी होगा, ठीक है। घात की संख्या कितनी, 1, तो बहुपद का नाम भी क्या हो सकता है, एक घातीय बहुपद। चलिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इस बहुपद का अन्य नाम क्या हो जाएगा, एक घातीय बहुपद। कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए मैं इसे, चलिए आप लोग देखिए कोई दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, आप इसे रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आगे बताता हूँ। ये तो हमारा हो गया क्या, 2 घातीय हो गए। तो चलिए इसमें नॉर्मल से बात है, घात की संख्या जितनी ज्यादा होगी, नाम उसी के अनुसार रखा जाएगा। चलिए मैं इसे मिटा के फिर से लिखता हूँ, ऐसा मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ कुछ और बहुपद लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा 3x³ प्लस
4x प्लस 2, यानी क्या लिखा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अब बताइए कैसी घात होगी या कैसी बहुपद होगी? तो नॉर्मल सी बात है, इसमें घातों की संख्या अधिकतम कितनी है? घातों की संख्या अधिकतम कितनी है? तो 3 है। कितनी है? 3 है। घात जो सबसे हाईएस्ट वाला होगा नाम उसी के अनुसार रखा जाएगा, ठीक है। अगर मैं यह लिख दूं कि घात x पे पावर 4, तो नाम किसके अकॉर्डिंग हो जाएगी? उस 4 के नाम के अनुसार हो जाएगा। मतलब इस बहुपद का नाम अब त्रिघात नहीं होके 4 घात हो जाएगा। 4 घातीय बहुपद। कोई दिक्कत? चलिए, तो मैंने क्या लिखा, ये कौन सी बहुपद हो गई? आप लोग आराम से डिसाइड कर सकते हैं बहुपद जो है वो कौन सी घात की है। एक घातीय है, द्विघातीय है, त्रिघातीय है, या 4 घातीय है, या 5 घातीय। ये घात के अनुसार चलता रहेगा। चलिए मैं इसका नाम ले लेता हूँ। ये कौन सी घात हो गई? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए, पहले मैंने क्या बोला कि घात की विशेष मतलब घात की पहचान क्या है? उसके जो बहुपद है उसमें जो पावर होना चाहिए, उसके चर का जो पावर होगा, चर मतलब x y z वाला, जो इसका पावर जो होगा वो उसकी संख्या किस में होनी चाहिए? पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। ये हमारा बहुपद का कंडीशन है, ठीक है। उसके नीचे जब हम लोग आएंगे तो एक घातीय पढ़ेंगे, द्विघातीय पढ़ेंगे, त्रिघातीय पढ़ेंगे, और आगे ये जितनी मतलब जो 4 5 6 7 8 आप अपने अनुसार उसका नाम रख सकते हैं। अगर 8 है तो 8 घातीय बहुपद, 9 है तो 9 घातीय बहुपद, आप अपने अनुसार रख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। इक्का दुक्का तिक्का ऐसे नहीं हम करते थे बचपन में, बस उसी तरह है। अगर सबसे अधिकतम घात, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे, एक और लिखता हूँ उदाहरण के लिए, आप लोग समझिएगा। मैंने लिखा 4y स्क्वायर प्लस 3x पे पावर 5 प्लस t स्क्वायर या t क्यूब प्लस 4। चलिए बताइए ये कौन सी घात की बहुपद हो गई? ये इस घात का नाम, सॉरी इस बहुपद का नाम क्या हम लोग दे सकते हैं? जरा देखिए तो, इसमें अधिकतम घात कितना? 5। कितना है? इसमें अधिकतम घात कितना? 5 है। देखिए इसमें 2 भी है, इसमें 3 भी है, लेकिन नाम किसके अनुसार जाएगा? जो हाईएस्ट घात होगा नाम उसी के अनुसार जाएगा। इस घात का नाम क्या लिखेंगे? 5 घातीय बहुपद। अब तो क्लियर हो गई होगी। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसे ये चैप्टर आपका 9th में है, उसमें सब ये त्रिघात बहुपद जो घातीय मतलब जो बेसिक जानकारी थी वो उसमें दे दी गई है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे देखेंगे, इस पे कुछ सूत्र आते हैं, चलिए हम लोग उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। चलिए उससे पहले मैं इस सबका व्यापक रूप लिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स जो आते हैं मैथ में उसमें व्यापक रूप बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। और आप लोगों के लिए सोमवार से साइंस में फिजिक्स की क्लास आ रही है, ठीक है। और साथ में हमारा मैथ तो चलता ही रहेगा, लेकिन साथ में क्या चलेगा? फिजिक्स का भी एक क्लास चलता रहेगा। मतलब लगभग आधा घंटा का ये क्लास आपका साइंस का होगा, आधा घंटा का क्लास आपका मैथ का होगा। आई होप कि आप लोग पढ़ने में एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए कोई भी तरह की दिक्कत हो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। मेरा नंबर आपको दिया हुआ है, आपके कोई क्लास में शायद बीच में दिया हुआ है, तो आप जाके देख लें। मेरा व्हाट्सएप नंबर, और आप उसके जरिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि हाँ मुझे कोई दिक्कत हो रही है मेरे बताने के बावजूद, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके उस क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। मैंने क्या लिखा? मैं क्या बताने वाला था? व्यापक रूप। क्या? व्यापक रूप। चलिए हर एक घात वाली जो बहुपद है सबका क्या हो जाएगा? व्यापक रूप होगा। इसलिए मैंने क्या बताया
एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय और चार घातीय, पांच घातीय, जो भी आप चलता जाएगा। तो हम लोग त्रिघातीय तक लेके चलेंगे, उसके बाद आप लोग खुद से बना लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, मैंने लिखा व्यापक रूप, हम लोग पढ़ेंगे व्यापक रूप। तो मैं पहले लिखता हूँ रैखिक समीकरण का। ठीक है, रैखिक बहुपद का समीकरण, रैखिक बहुपद का। देखिए रैखिक बहुपद का घात क्या हो सकता है, सॉरी घात करते हैं, उसका व्यापक रूप क्या हो सकता है? तो उसका व्यापक रूप हो जाएगा a x। क्या हो जाएगा इसका व्यापक रूप? a x। में यहाँ लिख देता हूँ रैखिक बहुपद a x। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? द्विघात, द्विघात बहुपद। तो ऐसी बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2, ऐसी बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। चलिए इसको हम लिखते हैं, व्यापक रूप इसका लिखते हैं। तो व्यापक रूप में इसका क्या हो जाएगा? ax² प्लस bx प्लस c। मैंने क्या लिखा? ax² प्लस bx प्लस c। आपसे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाएंगे, मैथ वाले जब आपका एग्जाम होगा तो आपको इसी का व्यापक रूप पूछ दिया जाएगा कि चलिए बताइए, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन रहेंगे, इसमें लिख देंगे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, आपको उस चारों में से चूज करना होगा। तो चलिए इसमें क्या मैंने लिखा है कि ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्या हो गया? द्विघात का व्यापक रूप हो गया। फिर इसी तरह मैं लिखता हूँ त्रिघात का, ये मैं क्या लिख रहा हूँ? तो व्यापक रूप लिख रहा हूँ। और इसको आप लोग इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि ये आपका जो है स्कोरिंग जो बोलते हैं, स्कोरिंग लेवल वाला जो क्वेश्चन होता है, ये आपका स्कोर को बढ़ाने का काम करता है किसमें? बोर्ड की एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसे जरूर याद रखें। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? देखिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब देखिए जो लास्ट वाला जो लिख रहे हैं हम लोग c d e f, इसको आगे बढ़ती चली जाएगी। तो इसको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा c लिखा हुआ है, ये किसको डिनोट कर रहा है? अचर को डिनोट कर रहा है। किसको? अचर को। ये d किसको लिख रहा है? अचर को बता रहा है। मतलब अगर मैं इसे लिख के दिखाऊं तो कैसे लिख के दिखा सकता हूं? मैं ये लिखता हूं कि 2x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 4। इसको अगर लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? तो इस रूप में आप किसी को भी बिठा दो, ये आपका क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद हो जाएगा। कोई दिक्कत? 2x³ प्लस 4x प्लस 3x प्लस 4। तो 4 हमारा क्या हो गया? अचर हो गया। मैंने क्या बताया था? चर, अल्फाबेट वाली अचर जो संख्या को या नंबर को गिनता, मतलब नंबर को दर्शाता हो, उसे क्या कहेंगे? अचर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा c किसको दर्शा रहा है? अचर को। मतलब यहाँ पे इसका अगर व्यापक रूप लिखना चाहे अगर संख्या में, तो 2x², जरूरी नहीं कि 2 ही होगी, ये मेरा एबिट हो गया है, इसलिए मैं क्या कर ले रहा हूँ? वो लिख दे रहा हूँ। फिर मैं कोई और संख्या ले लेता हूँ, यहाँ पे 4 लेता हूँ। ठीक है, 4x² प्लस 2x प्लस 3। यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा या आपको बनाने को कहा जाएगा, तो आप इस रूप में जैसे द्विघात का कहेगा आपको लिख के दिखाइए, तो कैसे लिखोगे? ax² प्लस bx प्लस c। अगर त्रिघात का बोलेगा तो क्या लिखेंगे? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, अगर कहेगा d क्या है? d इसमें क्या है? अचर पद है। अब देखिए एक और बात, यहाँ हमारा क्या लिखा हुआ है? 4। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? a। तो a किसको दर्शा रहा है? 4 को। यहाँ हमारा क्या लिखा हुआ है? b। यहाँ हमारा क्या लिखा हुआ है? 2। ये किसको दर्शा रहा है? b को। ठीक है, इसी तरह ये c किसको दर्शा रहा है? c को, 3 को दर्शा रहा है। मतलब जो इसका आगे वाला होगा, जब हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे और आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है?
आपको इसको पहले लिख लेना, ठीक है। आपको पहले गंदा नहीं करना है, मैं इसे समझाने के लिए गंदा कर दे रहा हूँ। चलिए ये हमारा क्या हो गया a। तो पूछे क्वेश्चन में त्रिघात बहुपद दिया हुआ रहेगा, उसमें से a का मान निकालिए। तो अगर आपको ये बहुपद दिया हुआ इस तरह के रूप में, आपको इसमें से a निकालना है, तो सीधी सी बात आपको समझना है कि ये लिखा हुआ, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस 3 प्लस d लिखा हुआ है। यहाँ से करेंगे ax स्क्वायर मतलब ये हमारा क्या हो गया a x स्क्वायर, bx स्क्वायर सॉरी ये क्यों है ना, bx स्क्वायर प्लस 3 मतलब cx प्लस ये हमारा हो गया d। क्लियर हो गया ना। अगर आपसे कहेगा b का मान बताइए, तो b का मान मतलब b बराबर कितना 4, c का मान बताइए, c बराबर कितना 3, d का मान बताइए, d तो आपको दिया वही 4, ठीक है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन चेंज हो सकता है, लेकिन कंडीशन यही रहेगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है इस व्यापक रूप को, जरूरी याद रखना, ठीक है, जरूर एकदम याद रखना आपको कि व्यापक रूप क्या हो जाएगा द्विघात का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये बार क्या हो गया द्विघात। त्रिघात में चलेंगे, त्रिघात का 3 सॉरी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हमारा क्या हो गया त्रिघात का हो गया। चलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूं। ये हमारा व्यापक रूप है, और इस व्यापक रूप को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। आपके ऑब्जेक्टिव में ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग मान को या देखें कैसे निकाला जाएगा, क्या हो सकता है। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए उससे पहले मैं कुछ शून्य का एक सूत्र है, शून्य बराबर, क्या लिखा हुआ है शून्य बराबर, शून्य के बराबर होता है माइनस बी बाय ए होता है। या अगर इसे हिंदी में लिखना चाहोगे तो क्या लिखेंगे अचर पद माइनस अचर पद बटे x का गुणांक, चलिए यहाँ b नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो आपको दिया हुआ सूत्र शून्य किसके लिए है, रैखिक बहुपद के लिए। तो रैखिक बहुपद में आपका b वाला पद तो आएगा ही नहीं, तो इसलिए उसमें ये यूज नहीं करेंगे। बस आपको याद रखना है अचर पद, अगर रैखिक बहुपद से आपको क्वेश्चन में आ रहा है कि शून्य निकाले तो उसमें क्या लिखेंगे रैखिक बहुपद बटे x का गुणांक, क्या लिखेंगे x का गुणांक। ये हमारा बहुपद का शून्य निकालने के लिए अगर रहेगा द्विघात से तब, सॉरी द्विघात से रैखिक बहुपद से तब मैं इसे मिटाता हूं। इसके बाद हम लिखेंगे द्विघात। देखिए हर टर्म में अलग अलग आपको सूत्र मिलेंगे, जैसे ये हो गया हमारा रैखिक समीकरण का हो गया, इसी तरह से रैखिक बहुपद का हो गया, इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद का पढ़ेंगे, थोड़ा सा चेंज होगा, ज्यादा कुछ चेंज होगी नहीं। आप लोग जो क्वेश्चंस करने लगेंगे तो आपको इजीली ये याद हो जाएगा, ठीक है, आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। आप अभी हमारे साथ इसे क्या कीजिए एक बार रिपीट कर लीजिए, ठीक है, इसको आप मेरे साथ एक बार पढ़ लीजिए। आप जब खाली टाइम में बैठे, आप जब पढ़ने के लिए बैठे तो आपको क्या करना है फिर से एक बार इस क्लास को आपको देख लेनी एक बार। उसके बाद जब हम अगले क्लास में आएंगे, ठीक है, अगले क्लास में आएंगे जब हम इस पे क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको एकदम फटाफट क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं अभी आपको क्वेश्चन पे ले जाने के लिए जो जो प्रक्रियाएं हैं जो आपको जाननी चाहिए, जैसे किसी को घर को बनाना है तो घर बनाने के लिए जो पहले जो जो सामान की जरूरत होती है उससे पहले क्या करते हैं उपलब्ध कराते हैं, जैसे ईंट सीमेंट बालू, ये सब क्या करेंगे पहले स्टॉक करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं काम को आगे बढ़ाते हैं। उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं कि आपको इस जब चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो आपको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो मैं उससे आपको पहले ही रूबरू मतलब उससे आपको पहले ही परिचित करा देना चाहता हूँ। चलिए हम लोग अब देखेंगे द्विघात बहुपद। मैंने क्या लिखा द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद में क्या लिखेंगे, मैंने इसका व्यापक रूप आपको बताया। चलिए मैं साइड में व्यापक रूप भी लिख देता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्या हो गया द्विघात का व्यापक रूप हो गया, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग अगर क्वेश्चन पूछता है इस बहुपद से हमें शून्य निकाल दो, शून्य कहेगा द्विघात बहुपद के शून्य बताएं। क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव में इतने क्वेश्चन मिलेंगे कि आप देख के खुश हो जाएंगे, वाह इतने अच्छे क्वेश्चन लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। चलिए मैंने लिखा द्विघात बहुपद का शून्य, तो शून्य के लिए आप क्या लिख सकते हो, शून्यकों का योग
शून्यक चलिए इससे लिखा हुआ है ना, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। हम लोग लिखेंगे इसके, अब हम लोग लिखेंगे कि शून्य क्या है, ठीक है, शून्य को जानेंगे और शून्य, चलिए मैं क्या बता रहा था, शून्य, ठीक है। तो शून्य से आपको क्वेश्चन से आपको कराएंगे। अगर मैं लिखा हूं कि यहाँ पे बी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो आपको इसमें शून्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें बारी बारी से जांच करना पड़ेगा किस मान को रखेंगे कि आपका आंसर शून्य हो जाए, ठीक है। तो ये आगे लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ते थे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। चलिए इसमें लिखेंगे माइनस बी बटे ए, क्या लिखेंगे, माइनस बी बटे ए। इसी को आप लोगों ने भी देखा होगा, ए प्लस बी बराबर माइनस बी बाय ए, ऐसा ही लिखा होगा ना। तो हमारे ये क्या हो गया अल्फा, ये क्या हो गया हमारा बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। चलिए दूसरा इसका लिखेंगे, अगर ये तुम्हारा योग हो गया, इसका गुणन पूछ देगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे सी बाय ए, यहाँ लिख देता हूं मैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बाय ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। चलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ मैं लिखता ही चला जा रहा हूँ, आपको भी बताया नहीं। तो देखिए ये हमारा थ्योरी हो गया, ठीक है। जैसे ही हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे आपको एक एक करके सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, आपको कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है। आप जैसे 2 से 4 क्वेश्चन यूज करोगे आप क्लियरली आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। चलिए इसमें एक बचता है त्रिघात, ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूं, उसके बाद हम लिखेंगे त्रिघात को। त्रिघात बहुपद, तो मैं इसका पहले व्यापक रूप लिख देना चाहता हूँ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हमारा क्या होगा इसका व्यापक रूप, या तो इसको किसी को कहते हैं कि त्रिघात का सामान्य रूप। व्यापक रूप सामान्य रूप दोनों एक ही है। चलिए आगे इसके हम लोग क्या रखेंगे, त्रिघात के बहुपद के शून्यक, या मैं डायरेक्ट लिखता हूँ शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग अगर लिखता हूं तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने लिखा था a प्लस, मतलब द्विघात में था क्या, बीटा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे शून्यकों का योग मतलब इसमें कितने शून्य हो जाएंगे, 1 2 3, त्रिघात है तो कितने शून्य, 3 शून्य हो जाएंगे। लिखेंगे x प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर शून्यकों के योग की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय ए। कोई चेंज नहीं, ना ही द्विघात में और ना ही त्रिघात में, ये हमारा क्या रहेगा सेम रहेगा। लेकिन जब गुणन पढ़ेंगे तो इसमें ये गुणन का 2 प्रोसेस होगा, एक लिखेंगे अल्फा बीटा इंटू गामा, तो इसमें सूत्र हो जाएगा माइनस डी बाय ए, माइनस डी बाय ए। लेकिन अब इसमें जब 3 है तो तीनों का गुणन अलग अलग भी हो सकता है बारी बारी से, ठीक है। मैं लिखता हूँ अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, इस तीनों का गुणन अगर होगा बारी बारी से तो इसका लिखेंगे सी बाय ए। ये आपका सूत्र है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको दीजिएगा, इंपॉर्टेंट दीजिए, क्योंकि ये हमारा क्या होगा आगे जो चैप्टर बनाएंगे उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ये सूत्र याद ही होनी चाहिए, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को करते जाएंगे। चलिए आज के लिए मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, ये आपको बस 1 से 2 बार आपको देख लेनी है, आपको बेहतरीन तरह से समझ में आएगी। लेकिन अभी अधूरा है, जैसे हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, मैंने जितने भी सूत्र लिखा है और जितने भी आपको पढ़ाया है आज, उसे क्या करना है आपको अच्छे से एक बार देख लेनी है। अगर याद करना चाहते हैं तो अच्छे से बात है कि आप याद कर लीजिए, ठीक है। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में और करेंगे यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।